हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस कैरियर एकेडमी में। आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश पीएससी प्रीलिम्स परीक्षा पर आधारित एक और टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है उसके सिलेबस के सभी यूनिट को कवर किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है ये। सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन से वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय, एक है अर्धपर्णपाती वन और एक है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। तो भारत में जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन वनों को और किस नाम से जाना जाता है? मानसूनी वन के नाम से भी इन वनों को जाना जाता है। इन वनों में औसत वर्षा कितनी होती है? तो इन वनों में 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा होती है। इंग्लिश में इन वनों को बोलते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है, तो जो अभी 2021 और 22 की भारत सरकार द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, तो भारत में जो सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है तो मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काचिन पहाड़ियां भारत और किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? तो काचिन पहाड़ियां भारत और म्यांमार देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं। अब बात कर लेते हैं कि भारत के किस राज्य के साथ यह सीमा बनाती हैं। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ काचिन की पहाड़ियां सीमा बनाती हैं। काचिन जो कि म्यांमार का एक राज्य है और वहां की पहाड़ियां भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ सीमा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है? 4 कथन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। जालोर मिट्टी भारत में एक बड़े भूभाग पर पाई जाती है। इसमें पोटास तथा चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। इस मृदा में गहन कृषि की जाती है। चौथा है, नवीन जालोर मृदा को बांगर कहते हैं। तो जो जालोर मिट्टी के बारे में यहाँ पे कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है यहाँ पे? नवीन जालोर मिट्टी मृदा को बांगर कहते हैं, यह कथन गलत है। क्योंकि जो नवीन जालोर मृदा है उसको क्या बोलते हैं? खादर। और जो पुरानी जालोर मृदा है उसको क्या बोलते हैं? बांगर। तो आपको याद रखना है कि नवीन जालोर मृदा को बोलते हैं खादर और पुरानी जालोर मृदा को बोलते हैं बांगर। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन गलत है जालोर मृदा के बारे में, तो चौथा ऑप्शन इसका जो है यह इसका गलत है। जालोर मिट्टी को इंग्लिश में अलुवियल सॉइल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। उत्तर पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और तीसरा है पूर्वी घाट। आगे प्रश्न क्या बोलता है, उपरोक्त में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट पहला है, दूसरा कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, और तीसरा है कि उत्तर पूर्वी हिमालय और पूर्वी घाट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। तो कौन सा आंसर इसका राइट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, सुंडा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है? तो सुंडा ट्रेंच जो है हिंद महासागर का एक प्रमुख गर्त है और इसकी गहराई कितनी है? तो लगभग 8152 मीटर इस सुंडा ट्रेंच की गहराई है। तो आपको इसका आंसर याद रखना है, सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में पाया जाता है और गहराई अगर आपकी परीक्षा में पूछे तो 8152 मीटर इस गर्त की गहराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अमरावती, हेमावती, काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? या सहायक का मतलब होता है ट्रिब्यूटरीज। तो अमरावती, हेमावती और काबिनी जो हैं कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तो इसका उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले से हुआ है। आज का अगला क्वेश्चन है, 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? तो 1 घंटे के अंतर के लिए 15 डिग्री देशांतर की आवश्यकता होती है। और अगर कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि 1 डिग्री देशांतर के अंतर में कितना समय होता है, तो 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का समय होता है। ठीक है ना? तो आपको याद रखना है दोनों चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? तो 2020 में जो यह राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी एनआरसी लाया गया है, उसके अनुसार वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप्ड प्राकृतिक गैस यानी पीएनजी प्रयोग किया जाता है, तो इसको कहाँ प्रयोग किया जाता है? पीएनजी को खनन के लिए, भोजन पकाने के लिए, वेल्डिंग के लिए या फिर चेतनाहीन करने के लिए। तो पीएनजी गैस का उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। आपके घरों में जो ये सिलेंडर यूज होते हैं एलपीजी के, उससे अच्छा होता है पीएनजी गैस का उपयोग करना। तो पीएनजी गैस का आपको ध्यान रखना है, इसका उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है घरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? संलयन अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया या फिर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो जो संलयन अभिक्रिया है, इससे सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। संलयन अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्यूजन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है आज का, चिली सोडा किसका सामान्य नाम है? पहला ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट, दूसरा है पोटेशियम नाइट्राइट, तीसरा सोडियम नाइट्रेट और चौथा ऑप्शन है सोडियम नाइट्राइट। तो जो चिल्ली सोडा है, यह सोडियम नाइट्राइट का सामान्य नाम है। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है सोडियम नाइट्राइट का? NaNO3। आपको ध्यान रखना है, सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है NaNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? फिनॉल, एथेनॉल, गंधक का अम्ल या फिर हाइड्रोक्साइड। तो फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? रासायनिक सूत्र C6H5OH। क्या? C6H5 और OH इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आज का, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली यानी समुदाय की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है या फिर पहले बढ़ती है फिर घटती है? तो जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली यानी समुदाय की ऊर्जा घटती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर मेसॉन। तो इलेक्ट्रॉन कणों में द्विप्रकृति पाई जाती है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम के उपयोग 3 भाग को क्या कहते हैं? यहाँ पे 3 नहीं होगा, प्रोटीन होगा। राइट कर लीजिएगा इसको। तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका एपो एंजाइम। अगला क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? एंजाइम, एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन या फिर कीरेटिन। तो जो कीरेटिन है, यह रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। यह हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो हमारे बालों में, नाखूनों में यह रेशेदार प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, कीरेटिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का रत्त्रवण नहीं करता है? रत्त्रवण का मतलब होता है सेक्रीट। तो जो हमारा यकृति है, यकृति का मतलब होता है लीवर, यह किसी भी पाचक एंजाइम का सिक्रीट यानी रत्त्रवण नहीं करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृति। इसका इंग्लिश में नाम होता है लीवर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मूत्र का घटक नहीं है? सोडियम, यूरिया, क्रिएटिनिन या फिर एल्बुमिन। घटक का मतलब होता है कंपोनेंट। तो जो एल्बुमिन है, यह यूरिन का कंपोनेंट नहीं है। आज का अगला क्वेश्चन है, महारंध्र जो एक द्वारक है, निम्न में से कहाँ होता है? कपाल, कान, मेखला या फिर फेफड़ा। तो जो महारंध्र है, यह कपाल में होता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास होती है? तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति जो है, संसद के पास होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद। आज का अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? प्रत्येक राज्य के लिए बराबर उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान,
उनके क्षेत्रफल के अनुपात में स्थान या फिर उनके राजस्व के अनुपात में स्थान। तो जो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है, इसको उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। राज्यसभा की टोटल अभी कितनी स्ट्रेंथ है, तो 250 इसमें स्ट्रेंथ है, जिसमें से 238 जो है वो राज्य और या फिर केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 12 सांसद ऐसे हैं राज्यसभा के जिनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है। तो जो राज्यों में नाम बदले जाते हैं या फिर उनके क्षेत्र परिवर्तन किया जाता है, तो इस विधेयक पर किसकी मंजूरी पूर्व में आवश्यक है, प्रधानमंत्री, संसद, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। यह हमारे अनुच्छेद 3 में दिया गया है कि जो राज्यों की सीमा में क्षेत्र वृद्धि, कमी या फिर नाम परिवर्तन से संबंधित है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक पर मंजूरी दी जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 27। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि यह अनुच्छेद 25 से 27 यानी 25 से 28 में इसको दिया गया है हमारे संविधान में। आज का अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है। पहला ऑप्शन क्या है, कोई समय सीमा नियत नहीं है। दूसरा 6 माह, 3 माह या फिर 2 माह। तो जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, हमारे जो अनुच्छेद 68 के सब क्लॉज 2 में दिया गया है कि जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो यथाशीघ्र चुनाव कराने के लिए कहा जाता है, पर इसके लिए कोई समय सीमा नियत नहीं है। जबकि राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त होता है तो 6 माह के अंदर उनको नियुक्त करने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण या फिर स्वाविवेक पर आधारित कार्यों के विषय में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कि राज्यपाल का वेतन और भत्ते केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है। चौथा ऑप्शन क्या है कि राज्यपाल राज्य की विधायिका का अंग होता है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी, राज्यपाल का वेतन और भत्ते की संचिति केंद्र की संचिति पर भारित होती है, क्योंकि जो राज्यपाल होता है संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और जो राज्यपाल का वेतन और भत्ता है यह केंद्र के संचिति पर नहीं, राज्य की संचिति पर भारित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन 3 है इसमें, यह इसमें कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो शिक्षा, पुलिस, परिवार नियोजन, वनों, वन्य पशुओं तथा पशुओं का संरक्षण। तो शिक्षा, पुलिस और परिवार नियोजन यह राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, और जो यह है वनों, वन्य पशुओं तथा पशुओं का संरक्षण यह समवर्ती सूची के अनुसार आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु यह समिति का गठन किया गया था। अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत। और काकोरी कांड हुआ कब था, तो 1925 को हुआ था। काकोरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में काकोरी एक थाना है जहां पर बम गिरा दिया गया था। तो यह काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था। तो सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर भारत कब आया था, भारत पर आक्रमण करने के लिए 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत आया था, और सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान की सेना हस्म-ए-कल्ब कहलाती है। तो इल्तुतमिश की जो सेना है उसको हस्म-ए-कल्ब के नाम से भी जानते हैं, और एक नाम आपको और ध्यान रखना है, कल्ब-ए-सुल्तानी। दोनों नाम आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।
तो हस्म ए कल्ब या फिर कल्ब ए सुल्तानी इल्तुतमिश की सेना को नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस शासक ने विद्यानगर का नाम बदलकर विजयनगर रखा था? तो विद्यानगर का नाम बदलकर विजयनगर बुक्का प्रथम के कार्यकाल में हुआ था। विद्यानगर किस नदी के किनारे है? तो विद्यानगर कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। और बुक्का प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक का था? तो 1356 से लेकर 1377 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल था बुक्का प्रथम का। और विद्यानगर का नाम बदलकर विजयनगर रखा था किसने? बुक्का प्रथम ने। फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व अहमद उल्लाह ने किया था। और यहाँ की क्रांति को दबाया किसने था? अंग्रेजों का लीडर था अंग्रेज कैंपबेल। उसने 1857 में जो फैजाबाद में क्रांति हुई थी उसने वहां से दबा दिया था। और इसके लीडर कौन थे? अहमद उल्लाह। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? तो भारत में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना बीपी वाडिया द्वारा 1918 में की गई थी। और कहाँ की गई थी पहली बार? तो मद्रास में की गई थी। तो तीनों आपको ध्यान रखना है, 1918 में की गई थी मद्रास में। और प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वीपी वाडिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रिजन डायरी नामक जो पुस्तक है इसको लिखा है जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने ही 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? तो सीएसओ की स्थापना हुई थी मई 1951 में। ये सीएसओ के द्वारा ही जो अपने देश के राष्ट्रपति होते हैं उनकी आय का आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। तो मलेशिया की किंटा घाटी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? रबर उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए, टिन उत्पादन के लिए या फिर कहवा उत्पादन के लिए? तो मलेशिया की किंटा घाटी टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अभी हाल ही में इस किंटा घाटी को मलेशिया की दूसरी बायोलॉजिकल पार्क भी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो करनाल का युद्ध हुआ था 13 फरवरी 1739 को। दोनों आपको याद रखना है, वर्ष 1739, डेट अगर पूछ ले तो 13 फरवरी किस किस के बीच हुआ था? तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ था, जिसमें नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया था करनाल के युद्ध में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ग्लैडस्टोन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में। किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो भील विद्रोह का नेतृत्व किया था सेवाराम ने। यह विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो भील विद्रोह जो है पश्चिमी घाट में 1825 से 1831 के बीच हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था सेवाराम ने। अगला प्रश्न है, अलवर्दी खां के मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो अलवर्दी खां 1740 से लेकर 1756 तक बंगाल का नवाब था। और 1756 में जब इसकी मृत्यु हो गई तो फिर बंगाल का नया नवाब कौन बना था? सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है, संलेखना पद्धति द्वारा किसने अपना प्राण त्याग किया था? तो संलेखना पद्धति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग किए थे। अपने जीवन के अंतिम समय में जो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे तो इन्होंने जैन सन्यासी थे एक भद्रबाहु, उनसे शिक्षा ली और फिर संलेखना पद्धति से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपको ध्यान रखना है कि संलेखना पद्धति द्वारा किसने अपने प्राण त्यागे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वेदांग नहीं है? तो इनमें से जो वेदांग नहीं है विज्ञान। अब बात कर लेते हैं कितने वेदांग होते हैं। तो कुल 6 वेदांग हैं। कौन कौन से 6 वेदांग होते हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। यह 6 वेदांग होते हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन वेदांग नहीं है। तो निम्न में से जो विज्ञान यहाँ पे ऑप्शन दिया है यह वेदांग नहीं है। अगला प्रश्न है, गुलरुखी नाम से
कौन सा सुल्तान फारसी भाषाओं में कविता लिखता था? तो सिकंदर लोधी जो था वह गुलरुखी शीर्षक पर फारसी भाषाओं में कविता लिखता था। आपको एक चीज और याद रखना है कि सिकंदर लोधी ने ही आगरा को बसाया था, और कब बसाया था अगर वर्ष पूछ ले तो सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर को बसाया था। अगला प्रश्न है आज का, शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब मिली थी? तो दोनों चीजें आपको इसमें पूछा गया है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था और उनको छत्रपति की उपाधि कब मिली थी। तो शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में और उनको छत्रपति की उपाधि मिली थी 1674 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक वायु प्रदूषक के उदाहरण नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी वायु प्रदूषक का उदाहरण है, कार्बन डाइऑक्साइड भी वायु प्रदूषक ही है, हाइड्रोकार्बन भी एक वायु प्रदूषक है, प्राथमिक वायु प्रदूषक है ये। तो ये तीनों अगर प्राथमिक वायु प्रदूषक है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। जो ये तीनों हैं यह प्राथमिक वायु प्रदूषक की कैटेगरी में आते हैं। अगला प्रश्न है, पारा युक्त पानी पीने से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? पारा का मतलब होता है मरकरी, तो अगर पानी में मरकरी की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो कौन सा रोग हो जाता है? मिनी माता। और अगर पानी में कैडमियम की मात्रा अधिक होती है तो फिर कौन सा रोग होता है? इटाई। तो दोनों चीजों को आप ध्यान रखिएगा परीक्षा के लिए कि अगर मरकरी की मात्रा ज्यादा होती है पानी में तो मिनी माता रोग होता है, और अगर कैडमियम की ज्यादा मात्रा होती है तो फिर इटाई रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है? ज्वार, मक्का, चना, अरहर। तो इसमें से जो चना की फसल है यह खरीफ फसल में नहीं आती है, बाकी ये तीनों फसलें खरीफ फसल में आती है। अब बात कर लेते हैं कि खरीफ फसलों को बोया कब जाता है। तो इन फसलों को जून जुलाई के समय बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर के समय इन फसलों की कटाई की जाती है। जबकि जो ये अपनी रबी की फसलें होती हैं तो इनको कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर के समय में इनको बोया जाता है और फिर उधर मार्च अप्रैल में जो रबी की फसलें होती हैं उनको काटा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? तो सर्वोदय योजना को वर्ष 1950 में लोकनायक हमारे जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। कहाँ के रहने वाले हैं जयप्रकाश नारायण? बिहार के। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? तो वायुमंडल का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, ओजोन छिद्र का मतलब होता है ओजोन होल। तो जो इसका पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, पुच्छल तारे या धूमकेतु जिनको कॉमेट की पूंछ दिशा सदैव किस ओर होती है? तो पुच्छल तारे या फिर धूमकेतु की दिशा सदैव सूर्य से दूर होती है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एटना जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है यह इटली में है, यह सही हो जाएगा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ है? जापान में। पोप ज्वालामुखी कहाँ है? म्यांमार में। और जो काकाटोआ ज्वालामुखी है यह मलेशिया में नहीं है, यह इंडोनेशिया में है। तो इस क्वेश्चन का फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? काकटोआ जो कि मलेशिया में नहीं इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न है, शतरंज के पूर्व विश्व विजेता गैरी कैस्पारोव को हराने वाले उत्कृष्ट कंप्यूटर का क्या नाम था? तो डीप ब्लू नामक जो कंप्यूटर था उसने शतरंज के पूर्व विश्व विजेता रहे गैरी कैस्पारोव को हराया था। चेस चैंपियन है शतरंज के गैरी कैस्पारोव। तो इनको किसने हराया था? डीप ब्लू एक कंप्यूटर है जिसने गैरी कैस्पारोव को हराया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रदर्शन को मापने की तकनीकी में सहयोगी है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, इसको किससे मेजर किया जाता है? मापा जाता है एल्गोरिदम से। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एल्गोरिदम, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहने वाला नियॉन क्या है? तो नियॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? AI स्पेस। अगला प्रश्न है, सोफिया रोबोट को किस देश ने बनाया है? हांगकांग देश ने सोफिया रोबोट को बनाया है। अगला प्रश्न है, द मैट्रिक्स, टर्मिनेटर, ब्लेड रनर क्या है? रोबोट है,
सेल्फ ड्राइविंग जेट है, सुपर कंप्यूटर है या फिर एआई पर आधारित फिल्में हैं। तो आपने पहले भी सुना होगा टर्मिनेटर नाम का, और द मैट्रिक्स और ब्लेड रनर, ये तीनों क्या है, एआई पर आधारित फिल्में हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2020 को एआई वर्ष घोषित किया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा 2020 को एआई वर्ष घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिक्सी किस कंपनी का एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? तो बिक्सी जो है यह सैमसंग का क्या है, एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है बिक्सी सैमसंग का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। तो आज की इस एफएलटी में हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जो आपके आने वाली प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। आगे भी हम और बहुत सारी आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आते रहेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जीएस कैरियर एकेडमी को, जहां आपको उच्च क्वालिटी की टेस्ट सीरीज आपके एमपीपीएससी के लिए आगे भी मिलती रहेगी। आप हमें अदर मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी। डेली करंट अफेयर के लिए भी आप जीएस कैरियर एकेडमी में हर मॉर्निंग आप वीडियो पा सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।